हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है कि इकोनॉमी में ऐसा सिचुएशन जहां पे वर्कफोर्स जो जो टोटल वर्कफोर्स है, लेबर फोर्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। यानी सम ऑफ द वर्कफोर्स रिमेन अनएम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी। वो सिचुएशन जहां पे कुछ न कुछ जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन। दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है, मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है वॉलंटरी और दूसरा होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन जहां पे कि जो जो भी वर्कफोर्स है, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग जानबूझकर काम नहीं कर, या तो वो काम करने के इच्छुक नहीं है, दे डोंट वांट टू डू द जॉब, या फिर एग्जिस्टिंग जो वेज रेट है, जिस प्राइस पे जो उनको वेजेस मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही हो, एग्जिस्टिंग सैलरी पे वो काम करने को तैयार नहीं है। दैट इज कॉल्ड voluntary unemployment. Yani the situation where the workforce do not want to work, or do not want to work at existing rate, एग्जिस्टिंग वेज रेट जो है उस पर या तो काम नहीं करना चाहते हैं, या तो फिर वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। सो दैट सिचुएशन इज नोन एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलंटरी ऐसा सिचुएशन है जहां पे वो जॉब तो करना चाहते हैं, उनको काम करने की इच्छा है, बट देर इज नो जॉब, जॉब की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है। तो उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी सिचुएशन, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा कंसर्न है इस चैप्टर में, एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि हम ये जो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड पढ़ने वाले हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो उसको जानने से पहले हमें समझना होगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, राइट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे वर्क फोर्स जो है, लेबर फोर्स, जितने भी जो लोग काम करने के लायक हैं, द पर्सन्स who are having the eligibility and they are having the job, यानी उनके पास काम करने की इच्छा है, उनके पास योग्यता भी, एलिजिबिलिटी है, और वो काम उनको मिल भी जाता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो फुल, एक तो एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है कि ये ऐसा सिचुएशन जहां पे जितने लोग, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट, पहला एक कंडीशन क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन जहां पे जो भी लेबर फोर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग जो होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं, उनको काम मिल जाता है, राइट। और दूसरा दूसरा सिचुएशन ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इसको मैं डिटेल में भी बताता हूं। और दूसरा होता है ओवर ओवर एम्प्लॉयमेंट या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, तीन होते हैं। तो ये जो कंडीशन है फुल एम्प्लॉयमेंट का, इसको समझते हैं कि ये क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कंडीशन जहां पे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोगों को जॉब मिल जाता है। लेकिन एक एक और भी चीज है इसमें, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि उसमें एकदम से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो जो खाली नहीं हो। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इस चीज को ध्यान रखें आप। फुल एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में भी कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लेबर फोर्स ऐसे हैं जो कि उनको काम नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। मींस
अब एक जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट के में जो आता है नेचुरल नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड नहीं है, जबकि उसको डिफाइन आप करेंगे तो यही कहेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन वेयर ऑल द लेबर फोर्स हैव बीन एम्प्लॉयड, यानी उसमें सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड हो चुके हैं, वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट उसमें आता है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि कुछ ऐसे लोग ऐसे जरूर होते हैं कि वो उस टाइम पे फॉर द टाइम बीइंग या कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए वो काम पे नहीं रहते हैं। वो सिचुएशन क्या क्या आते हैं और किस वजह से नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है वो देखते हैं। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कहां कहां आता है, ये कुछ इसके कंडीशन है। जैसे सबसे पहला नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे आता है, अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी में, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल 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 अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे के इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर की वजह से, यानी उनके पास जो स्किल है, उनके पास जो स्किल है, टैलेंट है, वो उस टाइम पे काम नहीं आ रही, यानी जो उनके पास जो स्किल है और डिमांड जो है वो स्किल की वो कुछ और हो गई है। लाइक अगर पूरी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, यानी एक इंडस्ट्री जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है, वो बंद हो जाती है, दूसरा उसका मॉडर्नाइज्ड होके कुछ नई चीजें आ जाती हैं, तो वो लोग जो पहले से जो स्किल रखते हैं वो स्किल उनकी खत्म हो जाती है। तो फिर वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज, यानी लंबे समय तक के लिए क्या होता है, वो नया जो इंडस्ट्री वो सेटअप हो जाती है, स्ट्रक्चर नया चेंज हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस इसको बोलते हैं। इकोनॉमी में ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस द अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब होता है, जबकि एक इंडस्ट्री बंद हो जाती है या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो नए टेक्नोलॉजी के लोग जो होते हैं वो नया स्किल रखते हैं। नया स्किल तो बहुत कम लोगों के पास होगा, जो एग्जिस्टिंग जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास तो वो जॉब की अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अगला कंडीशन क्या आता है, फ्रिक्शनल। ये सिचुएशन क्या आता है, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, होता क्या है कि हम कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक जॉब से स्विच करके दूसरे जॉब में चले जाते हैं। जो एक जॉब से स्विच करके जो दूसरे जॉब में जाते हैं, तो वो जो गैप होता है कि भाई नया जॉब ज्वाइन करना, एक जॉब को छोड़ के नए जॉब पे जब ज्वाइन करते हैं, तो वो जो गैप होता है वो क्या होता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन होता है। वो जो गैप होता है वो टाइम होता है फॉर द टाइम बीइंग उस इकोनॉमी में, या जितने लोग स्विच करके नए जॉब को जाते हैं, वो जो स्विचिंग टाइम होता है, गैप होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, राइट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो एक तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में तीन कंडीशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं ग्राफ के साथ, इन तीनों को पढ़ेंगे, यही इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको कि फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन क्या है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कंडीशन जहां पे अभी मैंने बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, लेबर फोर्स जितना भी है, सारे के सारे लोग क्या होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, राइट। और फुल एम्प्लॉयमेंट यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो 45 डिग्री पे जाता है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, आपने बनाया होगा। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये कंडीशन, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, सी प्लस आई, सी प्लस आई, राइट। और ये जो कंडीशन जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को,
वो नीचे अगर इसको हम फॉलो करें तो ये जहां पे आता है दैट इज ये कंडीशन ओरिजिन ओ और ये है एम, ये एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी इसको आउटपुट इनकम भी बोल सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। यानी अगर सिचुएशन ऐसा है जहां पे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, लेबर फोर्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे लोग लग गए हैं काम करने के लिए, क्योंकि सप्लाई, क्योंकि डिमांड और सप्लाई, यानी जितना डिमांड आ रहा है और एक्चुअल डिमांड भी उतना ही है, जितना पहले से एक्सपेक्टेड था एक्चुअल डिमांड भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, दो टाइप के डिमांड होते हैं, एक एक्चुअल एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और एक होता है डिजायर्ड या फिर एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड। ये दोनों एक ही होते हैं, एक्चुअल डिमांड भी वही है जो डिजायर्ड है, यानी एडी वही है और एएस को जहां पे इंटरसेक्ट करता है, ये सिचुएशन ऐसा है। अब क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे? ये जो सिचुएशन होती है बहुत आइडियल सिचुएशन मानी जाती है कि, और इसको एडिक्वेट डिमांड भी कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। यानी जितना डिमांड चाहिए, इसमें अब कोई भी इकोनॉमी आप सपोज करो कि जितने जितने वर्कर्स हैं सबको काम मिल गया, जितना डिमांड है उतना जितना एग्रीगेट डिमांड उतना एग्रीगेट सप्लाई भी है, तो इससे आइडियल सिचुएशन क्या हो सकता है किसी इकोनॉमी के लिए? सारे लोग वर्क वर्क कर रहे हैं, ना तो एक्सेस डिमांड का कोई टेंशन है, ना तो डेफिशिएंट डिमांड का टेंशन है, बिल्कुल इक्वल चल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। और इसमें देखो, इसमें आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसको डिफाइन करना है, और उसके बाद फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ बनाना है। देन दिस इज द इनकम, यहाँ पे इनकम लेवल करेंगे, या फुल एम्प्लॉयमेंट है दैट इज द एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, ओ एम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल या फिर इनकम लेवल, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या कंडीशन है? अंडर एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही इक्विलिब्रियम मिल जाए, यानी एडी और एएस दोनों बराबर हो जाएं, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि जितने भी जो एम्प्लॉय हो सकते हैं, यानी जो लोग काम कर सकते हैं लेबर फोर्स, वो सारे लोगों को एम्प्लॉय किया जाए, राइट। तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी ऐसा कंडीशन की फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही का कंडीशन, वो कब आ सकता है? और डेफिशिएंट, उसके लिए क्या होता है, वो कंडीशन कब आता है? जब डेफिशिएंट डिमांड आ जाए। डिमांड जो होता है वो डेफिशिएंट कब होता है? ये एक्चुअल डिमांड, ये जो एग्रीगेट डिमांड आप देख रहे हैं दैट इज, ये एक्सपेक्टेड है यानी डिजायर्ड है, ये एक्चुअली ये क्या है, डिजायर्ड। डिजायर्ड जो है वो सोचा ये गया था कि इतना एग्रीगेट डिमांड होना है और ये इतना सप्लाई किया जाएगा, बट हुआ क्या कि एक्चुअली जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो उसके नीचे चला आया, यानी उसके पहले देखा जाए तो ये हो गया, ये डिजायर्ड है, रिक्वायर्ड है, और ये क्या है, एक्चुअल, एक्चुअल एडी, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, यानी इसके पहले। अब एक कंडीशन एक क्या आ गया, यहां पे एम्प्लॉयमेंट, यहां पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, ये जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो पहले जितना नहीं रहा, वो उससे पहले ही मिल गया, तो सीधी सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा, ओएम से घट के उसको हम यहाँ पे अगर नीचे लाएं तो ये एम्प्लॉयमेंट कितना आ जाएगा, ओ एम टू, यानी ओएम से कम होके श्रिंक हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वो एम्प्लॉयमेंट लेवल ये इतना आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी अपने इकोनॉमी में इतने लोग हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट हो सकता था, ओएम हो सकता था, बट कुछ लोगों को हटा दिया गया, या कुछ लोगों को दे आर रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, यूं उनको जो है वो जॉब नहीं मिल रही है, उनको हटाया गया, या या कहा जाए तो एम्प्लॉइज जो है वो सारे के सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। सो दैट इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। और ये क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। ये देखिए डिमांड जो है वो ये रहा, एक्चुअल डिमांड ये रहा है, यानी ये जो यहां से यहां का गैप है, ये जो गैप कहला रहा है यहां से, ये रिक्वायर्ड यानी डिजायर्ड एडी है और एक्चुअल एडीए है, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं हम डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी क्यों, डिफ्लेशन क्यों कंडीशन आएगा? क्योंकि सीधी सी बात है कि सब यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई एग्रीगेट ज्यादा कैसे है, आप देखिए यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एक्सेस जा रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में ये जो गैप आ रहा है, सप्लाई जब ज्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, लोग सीधी सी बात है कि डिमांड उसका कम हो रहा है,
तो कम प्राइस जो होगी, ओवरऑल जो प्राइस कम हो जाएगी, जब प्राइस कम होगी तो सीधी सी बात है कि डिफ्लेशन का सिचुएशन आ जाएगा। तो दैट गैप इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कब आता है, जब डिफिशियंट डिमांड आ जाए, एक्चुअल जो एडी है वो डिजायर्ड एडी से कम आ जाए, कम हो। जब कम होगा तो सीधी सी बात है कि इक्विलिब्रियम जो होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही मिल जाएगा। जब फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इक्विलिब्रियम मिल जाएगा तो उसको कहते हैं अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये जो गैप है दोनों के बीच में, एडी और एक्चुअल एडी और डिजायर्ड एडी के बीच में, उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, राइट। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है, कोविड के काल में भी ये कंडीशन आया था। कोविड के काल में सीधी सी बात है कि जितने भी लोग हैं, जितना भी प्रोड्यूसर्स ने सोचा था कि इतना एग्रीगेट डिमांड बेसिकली होने वाला है, ऐसा अनुमान है कि इतना हो सकता है एग्रीगेट डिमांड, बट उससे कम एग्रीगेट डिमांड आया क्योंकि लोग लॉकडाउन लग गया, लोगों के पास या तो पैसे नहीं थे या तो घर से लोग निकलते नहीं थे, डिमांडिंग ज्यादा नहीं थे। जब डिमांडिंग नहीं थे तो सीधी सी बात है कि डिमांड जो हो गई, ओवरऑल डिमांड पूरी इकोनॉमी की, वो डाउन हो गई, कम हो गई। तो एक्चुअल एडी जो होगी वो कम हो गई, कम हो गई तो सारी चीजें सस्ती होने लगी, मैक्सिमम जो चीजें थी वो सस्ती होने लगी। तो ये जो कंडीशन है, ये जो गैप है यहाँ से यहाँ का, उसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये इसका इम्पैक्ट है, राइट। नाउ लास्ट वन इज ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, या फिर ये कहें कि एक्सेस जो डिमांड हो जाता है मार्केट में, इकोनॉमी में जब एक्सेस डिमांड, अगर पूछा गया क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय ओवर एम्प्लॉयमेंट, तो आपको यही ग्राफ बनाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड सॉरी डायग्राम कर, तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। अब ये देखिए, एक जो आइडियल कंडीशन है उसको तो आपको सबसे पहले बनाना है, दैट इज एएस, राइट। और ये है एडी, एडी जो है उसको कट करके यहाँ पे आ रहा है एडी, ठीक। ये एडी कौन सा है, ये एडी रिक्वायर्ड या डिजायर्ड है, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। और ये इस कंडीशन पे क्या है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन था। बट हुआ क्या कि एक्चुअल हमने सोचा था, यानी सप्लायर्स ने सोचा था कि इतना होने वाला है, इतना एग्रीगेट डिमांड होने वाला है और इतना हम सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन था, यही ग्राफ था फुल एम्प्लॉयमेंट में। बट एक्चुअली क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर ईयर में या कहीं भी ऐसा कंडीशन आता है इकोनॉमी में कि वो ज्यादा हो गया, उससे वो ज्यादा होके यहां चला गया, एक्सेस हो गया। ये जो एडी है, एडी ये एक्चुअल एडी है, एक्चुअल एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। रिक्वायर्ड ये था बट हो ये गया। तो यहां से आप देखिए ये फुल एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन अब इक्विलिब्रियम कहां पे स्थापित होगा, यहां पे होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम। अब ये, अब इससे यानी फुल एम्प्लॉयमेंट से बाहर जाके इक्विलिब्रियम मिला, बियॉन्ड द लिमिट, अब इससे बाहर जा रहा है। अब ये जब इसको हम फॉलो करेंगे इस पे, इनकम लेवल पे या एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो ये कंडीशन यहां पे आना चाहिए था, लेकिन ओएम से घट बढ़ के क्या होता है, ये एम्प्लॉयमेंट लेवल यहां पे आ रहा है, यानी इसको अगर हम एम कहें और ये हो गया M1, राइट। तो ये ओ है, ओ एम से बढ़ के ओ M1 चला गया आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसको बोलेंगे ओवर एम्प्लॉयमेंट, राइट। और इसी को बोलते हैं एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, डिमांड। अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड, तो आपको ये फुली बनाना है ग्राफ। अब ये एक्सेस डिमांड आता कब है, एक्सेस डिमांड का कंडीशन कब आएगा। अब देखो, किसी भी इकोनॉमी की एक कैपेसिटी होती है, उसके पास कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं, लेबर फोर्स उसका एकदम लिमिटेड होता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। और फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन ये आ रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या हो गया, डिमांड इतना ज्यादा हो गया कि वो बढ़ाना पड़ रहा है, तो सीधी सी बात वो बियॉन्ड चला जाएगा। होगा क्या, ये कंडीशन ऐसा आएगा यहां से यहां के बीच में कि गैप क्या हो जाएगा, इस गैप को बोलेंगे, सीधी सी बात है एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा हो गया, बियॉन्ड द लिमिट चला गया, तो क्या होगा, फिर सप्लाई जो होगी वो शॉर्टेज होगी, लिमिटेड रह जाएगी, स्टॉक जो होंगे वो लिमिटेड होंगे, नया प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि उससे ज्यादा आप बढ़ा ही नहीं पाएंगे। ये कंडीशन हम जरूर दिखाते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट,
या ओवर एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन हो नहीं पाता है। कहाँ से करेंगे? आपकी जब लिमिट यही है कि आपके पास जितने वर्कर्स हैं, जितने भी फैक्टर ऑफ सर्विसेज हैं, उनको सबको आप आपने एम्प्लॉयड कर दिया, तो उसके बियॉन्ड आप कैसे जा सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। बट हम इसको दिखा रहे हैं कि ये कंडीशन ऐसा आता है जो यहाँ से यहाँ एक्चुअल एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो गैप है, दैट गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वो कंडीशन आ जाएगा इन्फ्लेशन का, चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जो भी सप्लाई है वो शॉर्टेज है, लिमिटेड है, और डिमांड जो है वो ज्यादा हो गया, ओवरऑल डिमांड इतना हाई हो गया कि चीजें महंगी मिलने शुरू हो जाएंगी। ये कंडीशन तब आता है, क्यों क्यों आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द रीजंस, रीजंस क्या क्या है। अब आप रीजंस समझ लो ऐसे कि अगर मान लीजिए डेफिसिट फाइनेंसिंग हो, डेफिसिट फाइनेंसिंग में कि मनी की सप्लाई बढ़ा दी जाए, मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, लोगों के पास मनी ज्यादा हो जाएगा, लोग डिमांडिंग हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है चीजें महंगी मिलने लगी चीजें, और लोग हर कोई डिमांडिंग अगर हो गया तो एक्चुअल डिमांड बहुत हाई हो जाएगा। और बीच में अगर मान लीजिए कि कई कंडीशन ऐसे आ सकते हैं, जैसे ये प्राकृतिक आपदा आई, प्राकृतिक आपदा ऐसी आई कि डिमांड कम हुआ तो वो डिफ्लेशनरी गैप था, लेकिन कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि लोग अपने अपने डिमांड बढ़ा लेते हैं, राइट। और क्या क्या कंडीशन आ सकता है एक्सेस डिमांड होने का? एक तो मनी सप्लाई बढ़ गई, दूसरा क्या हो सकता है कि एडी के दो जो कंपोनेंट्स हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, अगर हम सी प्लस आई के अलावा और भी जो दो होते हैं, यानी नेट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसकी अगर बात करें हम, जी और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया लोगों का तो भी बढ़ेगा एडी, एग्रीगेट डिमांड तभी बढ़ेगा, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, बीच में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आ गए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होने लगा तो भी बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ने अपने कुछ खर्चे बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने अगर बहुत ज्यादा खरीदारी करना शुरू किया, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ हाई लेवल के हो जाए तो भी सीधी सी बात है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर हम नेट एक्सपोर्ट की बात करें, विदेशों में अगर इसकी ज्यादा जरूरत है तो सीधी सी बात है कि डिमांड बड़ा हाई हो जाएगा, तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भी, यानी इनमें से कोई भी एलिमेंट या सारे के सारे एलिमेंट अगर बढ़ने लगेंगे कंपोनेंट्स, तो सीधी सी बात है कि वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगा, राइट। तो अचानक से कभी होता है, ऐसा होता है कि इनमें से कुछ जो होते हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है, ऐसा कंडीशन भी आता है कि ऑल ऑफ अ सडन सारी की सारी चीजें बढ़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालेंगी एग्रीगेट डिमांड पे। तो एक्सेस डिमांड क्या होता है? एक्चुअल एक्सेस डिमांड वो हाई हो जाता है। So that is all about this chapter, excess demand and deficient demand. I hope you understood.